गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में अपन लोगों ने 1935 के भारत शासन अधिनियम पर चर्चा की थी, है ना। आज के क्लास वीडियो में हमें कैबिनेट मिशन पर चर्चा करना है, ठीक है। और इसके बाद हमें भारत में संविधान सभा का क्या करना है, गठन करना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो कैबिनेट मिशन है। लेकिन कैबिनेट मिशन को, है ना, ध्यान दीजिएगा, हमारा आज का जो क्लास टॉपिक है वो कैबिनेट मिशन है ना। लेकिन कैबिनेट मिशन को समझने के लिए हमें 1935 के भारत शासन अधिनियम से आना पड़ेगा। क्लियर? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम और कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। तो इन दोनों के बीच में जो घटनाएं घटित हुई हैं, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम और 1946 के बीच में जो घटनाएं घटित हुई हैं, इन घटनाओं का हमें थोड़ा सा डिटेल लेके अपन कहाँ आ जाएंगे? सीधे कैबिनेट मिशन पर, ठीक है। तो अगर 1935 से और 46 के बीच में देखें तो 1935 से 1946 के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में सिफारिश रखी गई थी कि भारत के प्रांतों में स्वतंत्रता की स्थापना की जाए। और भारत के प्रांतों में स्वतंत्रता की स्थापना स्टूडेंट तभी हो सकती थी जब भारत के प्रांतों में क्या करवाए जाएँ? चुनाव करवाए जाएँ, ठीक है। तो 1937 में भारत के अपन ने 35 में पढ़ा था अधिनियम में कि 1937 में भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिनमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस की क्या बनी थी? सरकार बनी थी, ठीक है। दूसरी घटना क्या थी? इस समय 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक, है ना, विश्व इतिहास में एक युद्ध प्रारंभ हुआ था जिसे अपन नाम देते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। क्लियर? ये युद्ध प्रारंभ हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक। प्रथम विश्व युद्ध की तरह इसमें भी पूरा विश्व 2 गुटों में बटा था, है ना। एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र और एक गुट का नाम था धुरी राष्ट्र, ठीक। मित्र राष्ट्रों में जो पहले इस विश्व युद्ध में थे वही देश हैं इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। धुरी में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है ना। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी में होते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध में हो जाते हैं जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। तो दूसरी घटना क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। और तीसरी घटना अपनी क्या हो जाएगी? कैबिनेट मिशन की। तो अब समझिएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम की सिफारिश के अनुसार जब भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुए 1937 में, तो 8 प्रांतों में कांग्रेस की क्या बनी? सरकारें बनी। क्लियर? लेकिन इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, है ना। और जैसा अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में किया था वही अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में भी करने जा रहे थे, है ना। और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया था कि अपन ने देखा कि भारतीयों से बिना पूछे, भारतीयों की बिना सलाह मशविरा लिए प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारत को शामिल कर दिया, है ना। तो भारत के कई बड़े नेताओं ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया। और समर्थन करने का कारण क्या था? क्योंकि उन नेताओं का मानना था कि अगर हम इस युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करेंगे तो हो सकता है युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज हमें कुछ ना कुछ क्या प्रदान करें? स्वतंत्रताएं प्रदान करें, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो भारतीयों को स्वतंत्रताएं मिलने की बजाय भारत को क्या मिल गया? रॉलेट एक्ट मिल गया, जो बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहलाया, जिसे हमने काले कानून के नाम की संज्ञा दी, जिसमें किसी भी भारतीय को उठाकर ब्रिटिश सरकार क्या कर सकती थी? गिरफ्तार कर सकती थी, ठीक है। तो जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, है ना, ध्यान दीजिएगा, 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय, है ना, एक बार अंग्रेजों ने फिर से, ध्यान दीजिएगा, एक बार अंग्रेजों ने फिर से भारतीयों की बिना इच्छा जाने, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को क्या कर दिया? शामिल कर दिया, है ना। तो इस बार भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, इस बार भारतीयों ने अंग्रेजों का क्या किया? विरोध किया, है ना। और भारतीयों ने विरोध का जो तरीका अपनाया वो तरीका ये अपनाया कि 1937 में भारत की जिन 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी उन कांग्रेस की सरकारों ने अपने पदों से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने अंग्रेजों का साथ ना देने की क्या की? सिफारिश की। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया, द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, है ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध का अगर घटनाक्रम अपन देखें, है ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध का घटनाक्रम क्या हुआ कि 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति प्रारंभ में क्या थी? दयनीय थी। और मित्र राष्ट्र में कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ठीक है। तो मित्र राष्ट्रों की स्थिति क्या थी? दयनीय थी। तो जब मित्र राष्ट्रों की स्थिति दयनीय हो रही थी तो विश्व के अन्य जितने भी देश थे,
है ना, वो देश लगातार इंग्लैंड पर दबाव बना रहे थे कि आप कुछ ऐसा करो कि भारत जैसा बड़ा देश आपका समर्थन करे, तो युद्ध में स्थिति आपकी ठीक हो सकती है, वरना आप द्वितीय विश्व युद्ध क्या करने वाले हैं, हारने वाले हैं। पहला कारण। ठीक, तो विश्व के देशों का लगातार इंग्लैंड पर बढ़ता हुआ दबाव, और दबाव किस बात का था कि कोई भी चीज करो तुम, कोई भी प्रलोभन भारतीयों को दो, उन्हें युद्ध में उनका भारतीयों का समर्थन हासिल करो। और दूसरा कारण, इस समय जापान धुरी राष्ट्रों की ओर से युद्ध लड़ रहा था और जापान लगातार भारत की ओर बढ़ रहा था, है ना, और जापान ने भारत के अंडमान और निकोबार पर आक्रमण करके क्या कर लिया था, भारत के अंडमान और निकोबार पर अधिकार भी कर लिया था, है ना। तो दो कारण थे। ठीक, पहला कारण विश्व के देशों का दबाव और दूसरा कारण जापान का लगातार भारत की ओर बढ़ना इंग्लैंड के लिए चिंता का विषय बना। और चिंता का विषय क्या था कि कुछ भी करें भारतीयों को अपने फेवर में करें, है ना। तो इंग्लैंड ने क्या किया, भारतीयों को अपने फेवर में करने के लिए पहले एक प्रस्ताव पारित किया जिसे नाम दिया गया अगस्त प्रस्ताव। और ये कब पारित हुआ था, 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ, अगस्त प्रस्ताव। सिर्फ इसका उद्देश्य था कि भारतीयों का नैतिक समर्थन हासिल करना, जिससे भारतीय युद्ध में अंग्रेजों की क्या करें, मदद करें, है ना। लेकिन भारतीयों ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। ठीक, जब भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया तो ब्रिटिश सरकार ने 1942 में एक आयोग भारत भेजा जिसे नाम दिया गया क्रिप्स आयोग, है ना। और ये आयोग ऐसी सिफारिशें लेकर आया था कि जिससे भारतीय मान जाएं और भारतीय युद्ध में अंग्रेजों का क्या करें, समर्थन करें। लेकिन क्रिप्स आयोग की सिफारिशों को भी मानने से भारतीयों ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स आयोग ये दोनों क्या हो गए, असफल होकर वापस चले गए। और ये घटना है 1942 की। ठीक, 1942 के बाद 1945 में जाकर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, जब इस युद्ध में अमेरिका ने क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। ठीक, अमेरिका ने प्रवेश किया। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए और यहीं से युद्ध की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की क्या हुई, जीत हुई। ठीक, तो 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ और मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, है ना, इसी समय इंग्लैंड में चुनाव हुए। ठीक, चुनाव हुए। इंग्लैंड में 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी का नाम है लेबर पार्टी और एक पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। क्लियर। 1945 के पहले तक इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी का शासन था, ये पार्टी सत्ता में थी। ठीक, लेकिन 1945 में जब चुनाव हुआ तो वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ और इस बार वहां पर सरकार किसकी बनी, लेबर पार्टी की। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लेबर पार्टी हमेशा भारत हितैषी रही है, हमेशा भारत के लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया है, लेकिन इस पार्टी ने कभी भारत के लिए अच्छा नहीं किया। ठीक, तो 1945 में जब लेबर पार्टी की सरकार बनी तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम था लॉर्ड क्लीमेंस एटली। ठीक है, लॉर्ड क्लीमेंस एटली इंग्लैंड के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। और जब ये प्रधानमंत्री बने, है ना, उसी समय इन्होंने घोषणा कर दी कि हम जून 1948 ईस्वी तक भारत को क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। लॉर्ड क्लीमेंस एटली 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए और चुनाव के बाद जब वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद लेबर पार्टी के जब लॉर्ड क्लीमेंस एटली प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने घोषणा की कि हम जून 1948 तक भारत को क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। क्लियर। लेकिन स्वतंत्र तो करेंगे बट कैसे करेंगे ये समझिएगा थोड़ा सा। ठीक, क्योंकि अंग्रेजों ने जब हमारे देश में शासन की स्थापना की थी तो हमारे देश के शासन का तंत्र कैसा था, राजतंत्र, राजा महाराजाओं का शासन था, है ना। लेकिन अंग्रेज हमारे देश के शासन को कहां से कहां की ओर ले गए थे, राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर, है ना। और लोकतंत्रात्मक देशों का शासन सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा चलाया जाता है, संविधान के द्वारा, है ना। तो क्लियर था कि क्लीमेंस एटली ने ये तो कहा कि हम स्वतंत्र करेंगे, लेकिन हम स्वतंत्र तब करेंगे जब भारत में एक संविधान का विधिवत क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, है ना। तो संविधान का निर्माण होगा कैसे, है ना। इन व्यवस्थाओं को या इन प्रावधानों को लागू करने के लिए एक मिशन या आयोग भारत भेजा गया जिसे नाम क्या दिया गया, कैबिनेट मिशन, है ना। और इसे कैबिनेट क्यों नाम देते हैं ये समझिएगा। ठीक, इस समय 45 तक उन्हीं भारत की जो राजनीतिक समस्याएं थीं, है ना, इन राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक मिशन भेजा जिसे नाम देते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मंत्री होते हैं, है ना, चाहे केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री कैबिनेट होगा, गृह मंत्री कैबिनेट होगा, विदेश मंत्री कैबिनेट होगा। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, है ना, यानी ये मंत्री किसके अधीन काम करते हैं, कैबिनेट मंत्रियों के अधीन। ठीक है, और तीसरे होते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। ठीक, तो ये कैबिनेट है, यहां से शब्द आया, समझना।
तो भारत की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंस एटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्य जो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, है ना, अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्य, जिनमें से एक का नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जिनमें से एक का नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे का नाम है एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, और तीसरे का नाम है स्टेफर्ड क्रेप्स, ठीक है। आप समझिएगा, भारत की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंस एटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों का एक आयोग गठित किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस, है ना। सदस्य हैं एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रेप्स। तो चूंकि ये मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे तीनों, तो इनका जो आयोग बना उसे नाम क्या दिया गया? कैबिनेट मिशन। और यह कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, और किन शर्तों को लेकर आया था, किन पॉइंट्स को लेकर आया था, और भारत में से क्या क्या करना था वो अपन को समझना है ना। तो पैथिक लॉर्ड क्लीमेंस एटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्य की सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रेप्स के नेतृत्व में एक मिशन गठित किया, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। और यह भारत की राजनीतिक और संवैधानिक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए भारत आता है। और इस मिशन की जो मुख्य बातें थी वो क्या है वो समझिएगा, ठीक। इस मिशन की पहली शर्त यही थी, है ना, कि 1935 के जब हम अधिनियम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था 1935 के अधिनियम में कि भारत में अखिल भारतीय संघ की क्या की जाए? स्थापना की जाए, है ना। यही पढ़ा था 1935 के अधिनियम में कि भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए, जिसमें 2 इकाइयां रहेंगी, जिनमें से एक इकाई को अपन नाम देंगे ब्रिटिश प्रांत और दूसरी इकाई को अपन नाम देंगे देसी रियासत। तो कैबिनेट मिशन की भी पहली शर्त यही होती है कि भारत में अखिल भारतीय संघ की क्या की जाए? स्थापना की जाए, जिसमें 2 तरह के प्रांत होंगे, जिनमें से हम एक को नाम देंगे ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरे को नाम देंगे देसी रियासत। पहली शर्त थी इसकी, ठीक। दूसरी शर्त थी इसकी कि जो शासन के 3 इंपॉर्टेंट विषय होते हैं, एक होता है विदेश, इंपॉर्टेंट विषय हैं, है ना, एक होती है रक्षा और एक होता है संचार। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि विदेश, रक्षा और संचार के जो विषय हैं इस संघ के अधीन होंगे, राज्यों को नहीं दिए जाएंगे। और आज तक भी अपन यही देखते हैं कि विदेश राज्यों, भारत के किसी भी राज्य को नहीं मिला, रक्षा भारत के किसी भी राज्य को नहीं मिला और संचार भारत के किसी भी राज्य को नहीं मिला है। इन तीनों विषयों पर आज भी शासन किसका होता है? संघ का या केंद्र का। तो कैबिनेट मिशन की दूसरी सिफारिश थी कि विदेश, रक्षा और संचार के जो विषय हैं इस संघ के अधीन किए जाएं और इनके लिए धन एकत्रित करने का अधिकार भी किसे दिया जाए? संघ को। क्लियर। तीसरी सिफारिश थी कैबिनेट मिशन की कि संघ की अपनी एक विधायिका होगी, यानी संसद और वर्तमान में संसद है ना। संघ की अपनी एक कार्यपालिका होगी, यानी मंत्रिमंडल, और वर्तमान में मंत्रिमंडल भी है ना। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि संघ की अपनी एक विधायिका होगी, संघ की अपनी एक कार्यपालिका होगी, और इन दोनों में, है ना, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत दोनों के प्रतिनिधि क्या होंगे? शामिल होंगे। तो कैबिनेट मिशन की तीसरी सिफारिश थी कि भारत की या संघ की अपनी एक विधायिका होगी, उस अपनी एक कार्यपालिका होगी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत दोनों के प्रतिनिधि क्या होंगे? शामिल होंगे, ठीक। कैबिनेट मिशन की चौथी सिफारिश थी कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, संविधान का निर्माण हो जाएगा, तो भारत से ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी जो हम भारत में भारतीय जो अंग्रेजों के अधीन थे या ब्रिटिश सत्ता जो हमारे ऊपर थी, तो कैबिनेट मिशन की जो नेक्स्ट सिफारिश है वो यही है कि भारत से ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सिफारिश कैबिनेट मिशन ने रखी कि जो देसी रियासतें हैं, ये वाली, ब्रिटिश प्रांत तो भारतीय संघ में शामिल होंगे, इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था, है ना। लेकिन कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो देसी रियासतें हैं अगर वो चाहें तो भारत संघ में शामिल हों और चाहें तो अपने लिए स्वतंत्र देश का या राज्य का क्या कर लें? निर्माण कर लें। कैबिनेट मिशन की यही सिफारिश आगे चलकर भारत के लिए एक दुखद परिणाम साबित होगी, है ना। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा और भारत में राज्यों का विलय किया जाएगा, है ना, तो कई देसी रियासत ऐसी होंगी जो विलय का विरोध करके स्वतंत्र राज्य बनना चाहेंगे, जिनमें 3 मुख्य रहती हैं, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, है ना। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश थी कि देसी रियासतें अगर चाहती हैं तो भारत संघ में शामिल हो जाएं और अगर नहीं चाहती हैं तो अपने लिए स्वतंत्र देश का क्या कर लें? निर्माण कर लें। क्लियर। कैबिनेट मिशन जो मुख्य लक्ष्य लेकर आया था, मुख्य लक्ष्य लेकर यही आया था कि भारत में संविधान का क्या करना है? निर्माण करना है। और संविधान का निर्माण तभी संभव है जब भारत में एक संवैधानिक सभा का क्या किया जाए? निर्वाचन किया जाए। तो कैबिनेट मिशन की जो नेक्स्ट सिफारिश है वो यही थी कि संविधान बनाने के लिए भारत में संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र किया जाना चाहिए, ठीक।
अपन ने जब कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में आया है ना, तो भारत में इस समय दो पार्टियां सबसे बड़ी थीं, एक का नाम था कांग्रेस और एक का नाम था मुस्लिम लीग, है ना। प्रारंभ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों ने, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों ने कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को क्या किया, स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद, है ना, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन जो शर्तें लेकर भारत आया था, तो भारत के दो बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने प्रारंभ में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को क्या किया, एक्सेप्ट किया। लेकिन कुछ समय बाद ही मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद, है ना, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, है ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इनकार किया 16 अगस्त 1946 ईस्वी को पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया। प्रत्यक्ष कार्यवाही वहां से क्या कर दी, प्रारंभ कर दी। तो कैबिनेट मिशन की जो शर्तें थी प्रारंभ में मुस्लिम लीग भी मान रही है, कांग्रेस भी मान रही है ना। लेकिन कुछ समय बाद मुस्लिम लीग शर्तों को मानने से इंकार करती है और स्वतंत्र पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए 16 अगस्त 1946 से प्रत्यक्ष कार्यवाही क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। कैबिनेट मिशन की एक अन्य इंपॉर्टेंट जो सिफारिश थी वो यही थी, सबसे जो महत्वपूर्ण सिफारिश थी वो ये थी कि भारत में अंतरिम सरकार का क्या किया जाए, गठन किया जाए, है ना। और अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए, है ना, जो महत्वपूर्ण सिफारिश है कैबिनेट मिशन की वो यही है कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। और अंतरिम सरकार का गठन जब होगा तो इस अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष होगा वो होगा वायसराय, है ना। और अंतरिम सरकार का जो उपाध्यक्ष बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। क्लियर। तो इस प्रावधान को लागू करने के लिए भारत में 24 इस प्रावधान को लागू करने के लिए भारत में 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का क्या किया गया, गठन किया गया। तो कैबिनेट मिशन में सिफारिश की गई थी, है ना, कि एक अंतरिम सरकार का क्या किया जाए, गठन किया जाए, ठीक है। और 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का विधिवत तरीके से क्या किया गया, गठन किया गया। इसमें एक शर्त रखी गई कि अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष होगा वो वायसराय होगा, है ना। और अंतरिम सरकार का जो उपाध्यक्ष होगा वो बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो ये पूरी की पूरी अंतरिम सरकार है। इसमें अपन देखते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया गया था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनके वो अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे, साथ में उनके पास राष्ट्रमंडल था और साथ में उनके पास क्या था, विदेश विभाग था। तो जवाहरलाल नेहरू के पास 3 विभाग दिए गए थे, अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल और विदेश विभाग, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल दूसरे कैटेगरी के मंत्री थे जिनके पास गृह मंत्रालय था, सूचना और प्रसारण मंत्रालय था, ठीक है, अंतरिम सरकार में। बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था, इन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया था, तीनों सेनाओं के हेड थे, ठीक। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मुख्यतः उद्योग विभाग दिया गया था, इन्हें देश के औद्योगिक विकास को संचालित करना था। CH भाभा को खनन और ऊर्जा दिया गया था, ठीक। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था, ठीक। आसफ अली को रेलवे विभाग दिया गया था। सी राजगोपालाचारी के पास का क्या था, शिक्षा विभाग। लेकिन ध्यान देना, ठीक है, अंतरिम सरकार में सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री हैं, है ना। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो जाएंगे और हमारे स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बनेगा तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग नहीं होगा। स्वतंत्र भारत का जो पहला शिक्षा मंत्री है वो बनेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। क्यों? क्योंकि सी राजगोपालाचारी को जब गवर्नर जनरल माउंटबेटन वापस इंग्लैंड चला गया, है ना, तो 1947 से लेकर 1950 तक, जब तक हमारे देश में राष्ट्रपति नहीं आए, है ना, तब तक हमारे देश में एक नया पद बना जिसे नाम दिया गया गवर्नर जनरल। और वो गवर्नर जनरल कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ से पद किसे मिल जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। आई चुंदरीगढ़ को क्या मिला था? वाणिज्य विभाग। लियाकत अली खां के पास वित्त था। अब्दुल रब नस्तर के पास डाक एवं वायु था। गजानतर अली खां के पास क्या था? स्वास्थ्य था। और जोगेंद्रनाथ मंडल के पास क्या था? विधि था। क्लियर? तो ये पूरी अंतरिम सरकार बनाई गई थी। अगर अपन देखें तो इसमें जो लास्ट के ये लोग हैं, है ना, 5 लोग, आई चुंदरीकर, लियाकत अली खां, अब्दुल रब नस्तर, गजानतर अली खां और जोगेंद्रनाथ मंडल, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। और बाकी ऊपर के सारे किसके थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, है ना। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जो अंतरिम सरकार बनी वो अंतरिम सरकार ये है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, आपके लिए रिकॉर्ड में काम करेगी ये।
ठीक है, तो यहीं से हमारा कैबिनेट मिशन कंप्लीट होता है ना। और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा भारत में संविधान सभा का गठन, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।